जावास्क्रिप्ट के पिछले वीडियो सेशन में हमने स्टेटमेंट और एक्सप्रेशन क्या होता है ये देखा था, उनका डिफरेंस देखा था। साथ ही साथ हमने टर्नरी ऑपरेटर, कंडीशनल ऑपरेटर भी देखा था। हमने ये भी देखा था कि टर्नरी ऑपरेटर, कंडीशनल ऑपरेटर जो है आपके इफ एल्स स्टेटमेंट की तरह ही काम आते हैं, लेकिन वो आपके एक ही लाइन में आपके कोड को एग्जीक्यूट करते हैं रैदर दैन टेकिंग 2 to 3 लाइन्स ऑफ कोड। इफ एल्स स्टेटमेंट का ही एक शॉर्ट वर्जन है टर्नरी ऑपरेटर। और टर्नरी ऑपरेटर और इफ एल्स स्टेटमेंट कहाँ कहाँ उपयोग किए जाने चाहिए, उसकी सिचुएशन क्या क्या होती है, यूज़ केसेस क्या क्या होती है, ये भी हमने शॉर्टकट में देखा था। अब इतना सब कुछ हम जावास्क्रिप्ट के बारे में पढ़ रहे हैं, तो आज के इस लेक्चर में एक काम करते हैं, हिस्ट्री ऑफ जावास्क्रिप्ट देख लेते हैं। जावास्क्रिप्ट का इतिहास देख लेते हैं, किस तरह से डेवलप हुई, उसके वर्जन्स के बारे में देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम अगर जावास्क्रिप्ट का इतिहास देखें तो इंटरनेट जस्ट डेवलपमेंट की फेज़ में था। अब इंटरनेट तो आपका बढ़ रहा था और साथ ही साथ आपकी वेबसाइट्स भी बढ़ रही थी। वेबसाइट्स पे आने वाले नए नए फंक्शंस भी बढ़ रहे थे। वेबसाइट को ज़्यादा इंटरैक्टिव बनाना चाहते थे हर डेवलपर वेबसाइट को ज़्यादा इंटरैक्टिव बनाना चाहता था। तो इसके लिए उन्हें एक ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज चाहिए थी जो एक कॉमन ब्राउज़र में काम करे और जो आपके वेबसाइट को ज़्यादा डायनामिक बनाए या फिर एक इंटरैक्टिव बनाए। तो इसके लिए एक काम किया गया, नेटस्केप जो उस वक्त की एक ऑर्गेनाइजेशन थी। नेटस्केप एक ब्राउज़र था। 1995 में नेटस्केप नेविगेटर एक जो उस वक्त का एक डोमिनेंट ब्राउज़र था, उन्होंने एक पर्सन की हायरिंग की, ब्रैंडन आइक करके उनका नाम है। उन्हें टास्क दिया गया कि आप कोई एक ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डेवलप कीजिए जो ब्राउज़र समझेगा और आपके वेबसाइट्स को एक डायनामिकली और इंटरैक्टिव वेबसाइट बनाएगा। अब ब्रैंडन आइक ने 10 दिन लिए और एक रफ फॉर्मेट, एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जिसे मोका कहा गया उस वक्त, उसे रिलीज़ कर दिया 10 दिन में ही। अब वो जो थी मोका, उसमें मोका में जो आज के जावास्क्रिप्ट के जो मॉडर्न जावास्क्रिप्ट में जो काफ़ी सारे फीचर्स हैं वो उसमें भरपूर मात्रा में थे। मतलब एक तरह से एक जावास्क्रिप्ट का ही एक वर्जन था। तो अब मोका को 1996 में रीनेम कर दिया गया लाइव स्क्रिप्ट इस नाम से। और फिर जो उसका नामकरण था वो जावास्क्रिप्ट कर दिया गया 1 साल के अंतराल के बाद लगभग। अब जावास्क्रिप्ट उसका नाम क्यों किया गया, क्योंकि उस वक्त जावा जो थी एक लैंग्वेज काफ़ी मार्केट में अपना दबदबा बनाए रखी थी और जावा में काफ़ी सारे डेवलपर्स भी काम कर रहे थे। तो इन डेवलपर्स को जो टैलेंट पूल है जावा का टैलेंट पूल, उसे अट्रैक्ट करने के लिए जावास्क्रिप्ट का नाम जावास्क्रिप्ट रखा गया। जबकि जावा और जावास्क्रिप्ट में कोई लेना देना नहीं है, ये एक दूसरे से पोल्स अपार्ट है। इनके सिंटैक्स अलग है, इनके फंक्शंस अलग काम करते हैं, इनका रनिंग लॉजिक सब कुछ अलग है। लेकिन एक तरह से एक मार्केटिंग गिमिक था कि ब्रांड का नाम कुछ उसी तरह से लेके रख दो, जैसे बिस्लरी का बिस्लेरी, एडिडास का एडिबास, इस तरह से लोग करते हैं मार्केट को कैच करने के लिए। तो एक इस तरह से जावास्क्रिप्ट का नाम जावास्क्रिप्ट रखा गया। अब 1996 में क्या हुआ, माइक्रोसॉफ्ट ने इंटरनेट एक्सप्लोरर, और उन्होंने इंटरनेट एक्सप्लोरर लॉन्च किया। एक यही लैंग्वेज जो थी जावास्क्रिप्ट, इसे कॉपी करके नेटस्केप की लैंग्वेज को कॉपी पेस्ट करके इन्होंने एक जेस्क्रिप्ट नाम दे दिया उसको। मतलब नाम भी ऐसा दिया जैसे कुछ दूसरा सोच ही नहीं सकते थे। तो जेस्क्रिप्ट इसका नाम दे दिया और कॉपी पेस्ट करके वो लैंग्वेज बना दी। अब मार्केट में 2 बड़े प्लेयर थे, एक नेटस्केप नेविगेटर था जो जावास्क्रिप्ट का उपयोग कर रहा था, और दूसरा था इंटरनेट एक्सप्लोरर जो आपके जेस्क्रिप्ट को उपयोग कर रहा था। बेसिकली दोनों लैंग्वेज एक जैसी थी, थोड़ा बहुत डिफरेंस था, मतलब कुछ था भी नहीं। फिर जो आपके 2 सिमिलर लैंग्वेज, कंपीटिंग लैंग्वेज मार्केट में एग्जिस्ट करती थी। अब ऐसा तो चल नहीं सकता था क्योंकि इंटरनेट था, तो सब जगह कॉमन प्रोटोकॉल होने चाहिए, कॉमन स्टैंडर्ड्स होने चाहिए। तो इसीलिए
इस लैंग्वेज को जो दोनों सभी पार्टी एक साथ आई और उन्होंने जो जो जावास्क्रिप्ट थी उसे हैंड ओवर कर दिया गया एक थर्ड पार्टी को। और ये थर्ड पार्टी कौन थी? वो थी एकमा। एकमा क्या होता है? एकमा स्टैंड्स फॉर यूरोपियन कंप्यूटर मैन्युफैक्चर एसोसिएशन। ये एक ऑर्गेनाइजेशन है दैट डेवलप स्टैंडर्ड फॉर इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन सिस्टम। एकमा इंटरनेशनल एक इसका एक ऑफन फॉर्मली एक नाम होता है। तो एकमा को दे दी गई इसकी जिम्मेदारी पूरी तरह से, जो इसको स्टैंडर्डाइज करने के लिए या फिर इसके वर्जन को नए नए अपडेट देने के लिए। अब लैंग्वेज जो एकमा को सबमिट की गई थी इन 1997 में एकमा ने एकमा स्क्रिप्ट 1 लॉन्च की, जिसमें उसने स्टैंडर्डाइजेशन करके वो लैंग्वेज लॉन्च की। और ये पहला ऑफिशियल स्टैंडर्ड वर्जन था जावास्क्रिप्ट लैंग्वेज का। और ये जो था ये हर ब्राउज़र उस वक्त जो मार्केट में था इस जो एकमा स्क्रिप्ट 1 या ES1 का उपयोग कर सकता था। इन रियल वर्ल्ड ये जो रियल वर्ल्ड में एकमा स्क्रिप्ट अब आज के दौर में जावास्क्रिप्ट के स्टैंडर्ड को डिफाइन करती है। 2009 में फिर 2009 में एकमा ऑर्गेनाइजेशन ने एक बड़ा वर्जन लॉन्च किया एकमा 5 नाम से। और ये जो था बहुत सारे फीचर के साथ लोडेड था। और साथ ही साथ 2015 में 6 साल बाद एक बहुत बड़ा रेडिकल चेंज लाया गया लैंग्वेज में और इसे कहा गया एकमा स्क्रिप्ट 6 या फिर ES 2015। ये जो 2015 वाला वर्जन है यही वर्जन आज हम लोग उपयोग करते हैं। वर्जन ये नहीं है एज सच, बट जो मोस्ट ऑफ द फीचर थे लैंग्वेज के इसमें रिवाइज किए गए, इसके कुछ सिंटैक्स बदले गए। ये जो फीचर थे 2015 में सॉलिडिफाई किए गए और इसे ES 2015 ऑफिशियली बोला गया। कुछ लोग इसे एकमा 6 भी बोलते हैं। अब होता क्या है कि इसका नाम 2015 ES 2015 रखने का कारण ये है क्योंकि इसके बाद अब तक जो हमने देखा कि एकमा स्क्रिप्ट ने 2009 में एकमा स्क्रिप्ट 5 लॉन्च की, 2015 में एकमा स्क्रिप्ट 6 लॉन्च की। रेगुलर वर्जन अपडेट नहीं थे और रेडिकल डिफरेंस क्रिएट कर रहे थे। 2, 4, 5 साल के बाद अब वर्जन अपडेट होते थे, रेडिकल अपडेट आते थे। तो डेवलपर्स को उसके साथ कीप अप करने के लिए, उसके साथ तालमेल बिठाने के लिए थोड़ी कठिनाई होती थी। तो इसीलिए डिसाइड किया गया कि हर साल ग्रेजुअल चेंजेस किए जाएंगे, थोड़े बहुत चेंजेस किए जाएंगे और हर साल एनुअल जो आपकी रिलीज़ है वो रिलीज़ साइकिल उसे एनुअल बना दिया गया। इससे आपके डेवलपर कम्युनिटी को भी एक आसानी जाती है लैंग्वेज को लर्न करने में। उसका सिंटैक्स नया अगर कुछ आता है, कुछ छोटे मोटे चेंज होते हैं तो उसे देखने में आसानी आती है। तो इसी तरह से 2016 में एकमा स्क्रिप्ट का लॉन्च किया गया, 2017 में एकमा स्क्रिप्ट 2017 लॉन्च किया गया और इसी तरह से एकमा स्क्रिप्ट 2024 अभी चल रही है। अब ये तो हो गई वर्जन्स की बात। अब जावास्क्रिप्ट के बारे में थोड़ी हम इंफॉर्मेशन ले लेते हैं। इसके कुछ फीचर्स है जो हमें पता होने चाहिए। जावास्क्रिप्ट के साथ एक पर्टिकुलरिटी ये है कि ये बैकवर्ड कंपैटिबल है। बैकवर्ड कंपैटिबल मतलब एकमा स्क्रिप्ट 1 जो 1997 में लॉन्च की गई थी, अगर आप उस लैंग्वेज में जो कोड लिखते हैं एकमा स्क्रिप्ट 1 के हिसाब से, जो स्टैंडर्ड के हिसाब से कोड लिखते हैं, अगर आज के इस ब्राउज़र में आप अगर ये कोड लिखते हैं तो आज भी ये एग्जीक्यूट हो जाएगा। इसका अर्थ ये हुआ कि आपके आज तक के जो वर्जन में जो बातें थी वो आज के वर्जन में भी है, उसे डिलीट नहीं किया जाता है। इसमें से कुछ रिमूव नहीं किया जाता है, इसमें ऐड ही किया जाता है। मतलब आपके पुराने वर्जन के कोड आज के नए वर्जन में लॉन्च हो सकते हैं, रन हो सकते हैं। तो इसका अर्थ ये हुआ कि जावास्क्रिप्ट से कुछ रिमूव नहीं किया जाता, इसमें सिर्फ ऐड किया जाता है। तो इसे वर्जन की जगह एक इंक्रीमेंटल चेंज अपडेट भी कहा जा सकता है, क्योंकि नया स्टफ जो होता है वो एक न्यू रिलीज़ की तरह ही होता है, ना कि एक नया वर्जन होता है। अब ये तो हो गई बैकवर्ड कंपैटिबिलिटी की बात। यहाँ पे हमें ये भी समझना होगा कि जावास्क्रिप्ट के आने वाले वर्जन्स भी होंगे।
50 में भी कुछ वर्जन आएगा, 2070 में भी कुछ वर्जन आएगा। अब ये तो चलता रहेगा, लेकिन क्या 2070 वाला कोड, जैसे अगर कुछ पोटेंशियल कोड हम डिवाइस कर ले कि ऐसा कोड आने वाला है और आज के इस ब्राउज़र में लिखे, तो क्या होगा पॉसिबल? नहीं, ये नहीं हो पाता। जावास्क्रिप्ट जो है, जो लॉन्च होती है, ये फॉरवर्ड कंपैटिबल नहीं होती। आपके जो बाद में आने वाले वर्जन्स हैं वो इस वर्जन में नहीं चल सकते। तो इसका अर्थ ये भी हुआ कि आप पुराने वर्जन के अगर ब्राउज़र का उपयोग कर रहे हैं जिसमें जावास्क्रिप्ट जो है आपके पुराने वर्जन से चल रही है, उसमें आप आज के ECMAScript के कोड को लिखें तो वो रन नहीं करेगा। तो ये प्रॉब्लम थोड़ी आती है और इसे भी सॉल्व कर दिया जाता है। कुछ मेथड्स होते हैं, ट्रिक्स होते हैं। एज सच हमें इतना सब कुछ जानने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ठीक है, ये कुछ छोटी मोटी इन्फॉर्मेशन जो है हमें होनी चाहिए। अब फॉरवर्ड कंपैटिबिलिटी जो होती है आपकी C++, जावा, पाइथन, रूबी, पर्ल, इनमें नहीं होती। इनमें भी नहीं होती क्योंकि इसकी कुछ कठिनाइयाँ हैं। जैसे क्योंकि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है, क्योंकि उसकी एक इनहेरेंट इनप्रेडिक्टेबिलिटी रहती है, वो प्रेडिक्टेबिलिटी थोड़ी मुश्किल रहती है। इसलिए ये कोई भी लैंग्वेज आपकी परफेक्टली फ्यूचर प्रूफ नहीं होती, फॉरवर्ड कंपैटिबिलिटी नहीं होती। अब ये तो देखा हमने जावास्क्रिप्ट, आज के इस छोटे से सेशन में हमने देखा कि जावास्क्रिप्ट की हिस्ट्री क्या है, किस तरह से डेवलप की गई, उसके वर्जन्स किस तरह से लाए गए। ECMAScript 5 के बारे में देखा हमने, जो 2009 में आया, जो रेडिकल चेंज लाया था। साथ ही साथ हमने देखा था कि 2015 में एक और बड़ा रेडिकल चेंज आया है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जावास्क्रिप्ट के, जिसे ECMAScript वर्जन 6 कहा जा सकता है। तो ये तो हो गई आज के कुछ डिस्कशन जो हमने किया। उसके बाद आने वाले जो सेशन हैं उसमें हम जावास्क्रिप्ट के एक एडवांस टॉपिक की तरफ बढ़ रहे हैं। इसे सेक्शन 2 भी कहा जा सकता है, जिसमें हम सबसे पहले हम देखेंगे स्ट्रिक्ट मोड क्या होता है लैंग्वेज में। स्ट्रिक्ट मोड देखेंगे और साथ ही साथ हम फंक्शन को स्टार्ट कर देंगे, फंक्शन स्टडी करेंगे क्या होते हैं फंक्शन। तो मिलते हैं अगले सेशन में। थैंक यू।